हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर एक टॉपिक को करेंगे जिससे कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं और अक्सर आपने देखा होगा बीपीएससी में इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। तो इस 10 से 15 मिनट में हम लोग इन तमाम टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग कवर करने वाले टॉपिक क्या है? ब्लड हो गया, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर। अब देखेंगे ये ऐसे टॉपिक है जिससे अक्सर, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 70वीं बीपीएससी में, इससे पहले के बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग 15 मिनट के अंदर में एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे, ताकि वो सारे टॉपिक हम लोगों को कवर करना है जिससे बीपीएससी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। तो 71वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो हम लोग देखेंगे इसके बाकी सेक्शन को और सारे सेक्शन को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले हम लोग ब्लड के बेसिक पॉइंट को देखेंगे कि क्या ब्लड के बेसिक पॉइंट से क्वेश्चंस हो सकते हैं या आए हुए हैं। तो ब्लड है क्या? तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है जिसे हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये तमाम कई बार क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछा है। ब्लड के स्टडी के साइंस को हिमेटोलॉजी हम लोग कहते हैं। और ब्लड की उत्पत्ति भ्रूण के किस स्टेज में हुई है? तो ये मीजोडर्म में हुआ है, यानी कि ब्लड की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। और ब्लड के स्टडी को हिमेटोलॉजी कहते हैं और ब्लड का टेस्ट सॉल्टी होता है। अब ब्लड कैसा सॉल्यूशन है? तो यह एक कोलाइड सॉल्यूशन है, यानी इसमें घुले हुए जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं है और ये अपारदर्शी होता है, यानी ब्लड के आर पार नहीं देख सकते। और ब्लड एक क्षारीय विलयन होता है, यानी कि कह सकते हैं कि यह बेसिक होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7.2 से 7.4 के बीच में होता है। जो ऑप्शन रहे वो आंसर आप करेंगे, 7.2 से 7.4 के बीच में। और यह शरीर के कुल भार का 7% होता है, यानी कि अप्रोक्स 5 से 6 लीटर। लेकिन शरीर के कुल आयतन का लगभग 1/13वां भाग होता है। और ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो 1.04 से 1.07 होती है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह पानी से हल्का भारी होता है। कौन? तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी से हल्का भारी कौन है? तो ये ब्लड है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे पार्ट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के जब पार्ट की बात करते हैं तो उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है और इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पे हम लोग विचार करेंगे। अब ब्लड सॉल्यूशन है तो इसके दो पार्ट होंगे, एक सॉलिड पार्ट और एक लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को हम लोग कहते हैं ब्लड कार्पसल्स, रक्त कणिका कहते हैं। और लिक्विड पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, जो ब्लड के टोटल वॉल्यूम का 55 से 60% एरिया को कवर्ड करता है। और इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, यानी ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। यह 55 से 60% ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड के सॉलिड पार्ट को ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, रक्त कणिका कहते हैं, जो ब्लड में कितना है? 40 से 45%। तो परसेंटेज काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है हम लोगों को। अब प्लाज्मा है क्या? तो यह एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है और यह हल्का पीला रंग का होता है और यह भी क्षारीय होता है। और प्लाज्मा से यह क्वेश्चन तो कहना ही नहीं है, कितना बार पूछा गया है कि ब्लड में यानी प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज कितना होता है? तो 90 से 92% और बाकी 8 से 10% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थों की बात करें तो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया। इनऑर्गेनिक की बात करें तो खनिज, मिनरल्स हो गए। इसमें कुछ ऑर्गेनिक पदार्थों में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं। अब यहां पे जो रक्त कणिकाएं होती है, ब्लड कार्पसल्स होते हैं, इन्हीं में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं? तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ध्यान रखेंगे, पूरे बायोलॉजी में कहीं भी वर्ड मिला एरिथ्रो, उसका मतलब या तो लाल रंग होगा या तो आरबीसी होगा। कहीं भी ल्यूको मिला यानी कि कलरलेस होगा या तो डब्ल्यूबीसी होगा। थ्रोम्बो मिला, इसका मतलब उसका रिलेशन ब्लड से होगा। और आरबीसी का जो साइज होता है यह 7 से 8 माइक्रोन होता है और 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी का साइज 8 से 22 माइक्रोन होता है और प्लेटलेट्स का 2 से 3 माइक्रोन होता है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि आरबीसी की संख्या 50 लाख से 54 लाख
पर क्यूबिक एमएम ब्लड होता है, और वहीं डब्ल्यूबीसी का 6000 से 9000, और यहां पे प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ब्लड होती है। इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड की ओर देखते हैं कि आरबीसी सब क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो आरबीसी सभी वर्टिब्रेट एनिमल्स में पाया जाता है, सभी कशेरुकी जंतुओं में आरबीसी पाया जाता है। अब आप यहां सोचेंगे कि ये वर्टिब्रेट एनिमल्स कौन है, कशेरुक जंतु कौन है? तो कशेरुक जंतु कहने का मतलब हुआ जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन बोन होता है, उन्हें हम लोग कशेरुकी जंतु कहते हैं। और इसमें फिश आते हैं, एम्फीबियन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड आते हैं, मैमल्स आते हैं। आपको याद होगा बीपीएससी का वो क्वेश्चन की पूछा था किसमें आरबीसी पाया जाता है, जिसका आंसर केचुआ में नहीं होता है। यह आपका आंसर हुआ था क्योंकि उसके पास स्पाइन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी है उसका एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, अब आपको इससे आसानी से आंसर कर पाएंगे। अब है कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो जन्म से पहले लीवर में होता है, यानी भ्रूणीय अवस्था में लीवर में बनता है आरबीसी, और जन्म के बाद बनता है बोन मैरो में। और आरबीसी के लिए आयरन और प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि आरबीसी बन सके। आयरन और प्रोटीन जरूरी है आरबीसी के बनाने के लिए, और आरबीसी परिपक्व हो, मैच्योर हो, इसके लिए B9 और B12 की जरूरत होती है। विटामिन B9 और B12 की जरूरत क्यों है? ताकि आरबीसी परिपक्व हो सके, मजबूत हो सके। आरबीसी का शेप दो तरह का होता है, एक बाई कॉनकेव होता है और एक बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉनकेव तब होगा जब आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा, और आरबीसी में जब केंद्रक होगा तो बाई कॉन्वेक्स होगा। यानी मनुष्यों का या स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते, केंद्रक विहीन होते हैं। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? तो इसका शेप हो जाएगा बाई कॉनकेव। यानी मनुष्यों में या स्तनधारियों के आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो बाई कॉनकेव होता है। लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे जंतु हैं, दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इनका आकार कैसा हो जाएगा? तो बाई कॉन्वेक्स हो जाएगा। साथ में यहां पे आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पैन कितना होता है? तो 100 से 120 दिन का होता है। आरबीसी मरता कहां है, डेथ प्लेस कहां है? तो आरबीसी मरता है स्प्लीन में और लीवर में। स्प्लीन में आरबीसी ज्यादा मरता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। या आरबीसी का ब्लड बैंक या ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहते हैं। ध्यान रखेंगे, स्प्लीन आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी है और आरबीसी का यानी कि ब्लड बैंक भी है। ये बातें भी हम लोगों को ध्यान रखनी है। आरबीसी का काम क्या है हमारे शरीर में? तो आरबीसी के जब काम की बात होती है तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, लेकिन ये खुद नहीं कर पाएगा। इसको जरूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन की सहायता से। हीमोग्लोबिन की सहायता से ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसका लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अब है कि यह हमारे शरीर में एक कोशिका पाई जाती है जिसे फैगोसाइटिक सेल कहते हैं, भक्षी कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं का काम यह होता है कि हमारे शरीर में जो भी अनवांटेड मटेरियल है, हमारे शरीर में जो भी एलियन मटेरियल है या जिसका काम नहीं है, उसको डाइजेस्ट कर देना और शरीर को सेफ रखना। तो फैगोसाइटिक सेल यहां पे बातें लिख दी गई है कि ये मरे हुए आरबीसी का भक्षण करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अब इसमें है माइक्रोफेगिस सेल पाया जाता है स्प्लीन में और कूफर सेल पाया जाता है लीवर में। यानी कि जो लीवर में सेल डेड हुआ उसको डाइजेस्ट करने के लिए कफर सेल है और जो स्प्लीन में डेड हुआ उसको माइक्रोफेगिस सेल है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आरबीसी डेड हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो उससे क्या क्या चीजें बनी, हमारे शरीर ने उसको किसमें बदला? तो जब आरबीसी डेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उससे तीन पदार्थों की बात होती है, एक बिलीरुबिन, एक बिलीबर्डिन और एक यूरोक्रोम। यानी इन तीनों का निर्माण कब होता है? तो जब आरबीसी डिकम्पोज हो जाता है, डेड हो जाता है, और इसमें बिलीरुबिन पीला रंग का और बिलीबर्डिन हरा रंग का पदार्थ बनता है जो हमारे बाइल जूस में, पीत रस में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो यूरोक्रोम है ये पीला रंग का होता है और यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। फिर यहां पे हम लोगों ने दो बार बातें आई हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन को जानेंगे कि हीमोग्लोबिन है क्या। तो हीमोग्लोबिन या तो प्रोटीन है
हमारे एग्जाम में रही हीमोग्लोबिन क्या है और एक ऑप्शन मिले कि प्रोटीन है, तो सही आंसर। ये नहीं मिले तो ये रंग प्रदान करता है आरबीसी का, इसलिए ये पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब लोहा और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। लोहा कितना 3 से 4%, ग्लोबिन प्रोटीन कितना 96 से 97%। और ये ग्लोबिन प्रोटीन दो तरह का, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन यही जब नहीं बनता है तो बीमारी होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। और फिर यहां पे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड होना चाहिए। पुरुषों में 15 और महिलाओं में 13 भी रहे तो काम चलेगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, वाहन करता है। आपसे एग्जाम में जब पूछा जाए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन, 1.34। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, तब आप आंसर करेंगे कि 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 8 एटम, और अगर मॉलिक्यूल्स पूछता तो 4 मॉलिक्यूल्स हो जाते। क्लियर। अब यह है कि हीमोग्लोबिन सांस लेने में यानी कि ऑक्सीजन भी ले जा रहा है, रंग भी दे रहा है, इसलिए हीमोग्लोबिन को कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसन रंगा किसे कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन को कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के ब्लड का कलर ब्लू है, यह बात आप जानते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है हीमोसाइनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन नाम का पदार्थ। इसीलिए हीमोसाइनिन को ऑक्टोपस का श्वसन रंगा कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ऑक्टोपस किसे कहते हैं, तो हीमोसाइनिन को कहते हैं। ये बातें हम लोगों ने लिखा है। अब है कि आरबीसी से रिलेटेड कुछ बीमारियां भी है जो हमारे एग्जाम में अक्सर आती हैं, उनको भी हमें जानना होगा। जैसे एनीमिया, जब आरबीसी की कमी हो जाएगी तो एनीमिया, और आरबीसी बढ़ जाएगा तो बीमारी होगी पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया बढ़ गया तो पॉलीसाइथीमिया, और सीकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी का आकार हंसुआ के जैसा हो जाता है, सीकल के जैसा हो जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी के साथ जुड़ जाता है सल्फर जो ऑक्सीजन को नहीं ले जाने देता। और थैलेसीमिया, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि इसमें अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन नहीं बनता है। और हीमोलाइसिस का मतलब हुआ कि आरबीसी से हीमोग्लोबिन का निकल जाना। क्लियर। आगे हम लोग बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आरबीसी से थे, हालांकि डब्ल्यूबीसी से भी अक्सर मिलते हैं तो उसकी भी बात करेंगे। अब यहां पे है डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस उपस्थित रहता है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं रहता, और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात 1:600 होता है, और यह भी बनता है बोन मैरो में, और इसका लाइफ स्पैन 1 से 5 दिन का होता है। और फंक्शन इसका होता है कि यह हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। क्लियर। अब यहां पे है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, एक है ग्रेन्युलोसाइट के आधार पर, दूसरा है अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब कि जिसमें कणिका है और जिसमें कणिका नहीं है, कणिका विहीन, उसे अग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट के आधार पर डब्ल्यूबीसी के 3 प्रकार है, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और इधर 2 प्रकार है, यानी डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के हैं। बेसोफिल्स के अंतर्गत 3 केमिकल है, हिपैरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। हिपैरिन का काम होता है जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है, और हिस्टामाइन का काम होता है एलर्जी से रिलेटेड, और सेरोटोनिन हमारे रक्त कोशिकाओं को संकुचित करता है हाई ब्लड प्रेशर के समय। और इसिनोफिल्स का काम होता है पैरासाइट से बचाना, न्यूट्रोफिल्स का काम होता है बैक्टीरिया से बचाना, मोनोसाइट का काम होता है वायरस से बचाना, और लिम्फोसाइट का काम होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यहां पे टी जो है ये थाइमस को बताता है, थाइमस ग्रंथि को, क्योंकि वहीं पर ये टी लिम्फोसाइट कोशिका परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। अब यहां पे प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट से पहले एक बात यहां पे और जान लेंगे कि डब्ल्यूबीसी अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो ज्यादा होगा तो बीमारी होगी ल्यूकेमिया, और इस ल्यूकेमिया को ही हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। और ये कम होगा तो बीमारी होगी ल्यूकोपिनिया। ल्यूकोपिनिया में हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और प्लेटलेट्स में केंद्रक विहीन होते हैं, और इसका लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन का होता है,
जो कि 1.5 सप्ताह के आसपास आंसर हमेशा एग्जाम में रहता है, और ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए विटामिन के है, कैल्शियम है, प्लेटलेट्स है, फाइब्रिनोजोइन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिन है। इसके अलावा मतलब सब मिला के ये 13 होते हैं, और इसमें से अगर 7, 8 नंबर और 9 नंबर गायब हो जाए तो बीमारी होती है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, और यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड बैंक, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं कि ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड देने जाते हैं और एक बार में 1 यूनिट ब्लड देते हैं, और 1 यूनिट ब्लड का मतलब 450 ml अकॉर्डिंग टू WHO। इसमें रहता क्या है, तो ब्लड रहता है और सोडियम सिट्रेट रहता है, यानी ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करते हैं सोडियम सिट्रेट के साथ मिक्स करके, जिसमें अब 450 ml में केवल ब्लड नहीं, 300 से 350 ml ब्लड और 100 ml से 150 ml रहता है सोडियम सिट्रेट। ब्लड बैंक में ब्लड कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है, तो 42 दिनों तक। ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर कितना डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और यहां पे एक है क्यूबाइटल वेन, ये वही वेन है जिससे ब्लड निकाला जाता है, यानी ब्लड दान करने के लिए किस वेन से निकाला जाता है, तो क्यूबाइटल वेन आंसर करेंगे आप। इसके अलावा ब्लड प्रेशर से हमेशा क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चन, और हमेशा बच्चों से गलतियां भी हो जाती है। अब ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए, 120/80। 120 क्या है, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है, तो डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर में होता क्या है, तो उस समय हम लोगों का हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। हृदय जब सिकुड़ेगा तो बॉडी में ब्लड जाएगा। बॉडी में ब्लड कब जाएगा, जब हृदय सिकुड़ेगा। हृदय एक बार धड़कता है तो 70 ml ब्लड बॉडी में चला जाता है। 70 ml ब्लड बॉडी में चला जाता है हृदय के एक धड़कन से, और ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड बॉडी में जाता है। और डायस्टोलिक का मतलब क्या हुआ, कि उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, ब्लड को फील करता है, ब्लड को ग्रहण करता है, अब ब्लड को पंप करता है, कब, सिस्टोलिक। तो ये जब पूछा जाएगा तो बच्चे गलती कर देंगे, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं, गलत नहीं करेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं अब ब्लड ग्रुप, यहां से तो क्वेश्चंस पिछला बार भी था, उसके पिछला बार भी था। ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप जो है ये प्रोटीन के बेसिस पर, एंटीजन के बेसिस पर बांटा गया है ब्लड ग्रुप को 4 भागों में, ए, बी, ओ और ए बी। और एबीओ ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था, और इसको बांटने का आधार हमारा क्या रहा, एंटीजन। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और ये स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो आरबीसी के कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। और डी कास्टिलो और अस्ट्रालरी ने एबी ब्लड ग्रुप का खोज किया था, यह भी हमें ध्यान रखना है। साथ में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे एंटीबॉडी भी पूछा जाता है, तो एंटीबॉडी भी ये स्पेशल प्रोटीन होते हैं और ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब यहां से पूछा जाता है कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं है, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप 4 तरह के, जो ब्लड ग्रुप सेम एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए बी एंटीजन, ओ में एंटीजन नहीं होता है। ओ में एंटीजन नहीं होता है, ये एकदम याद कर जाना है। और एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होगा, नहीं तो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो देखिए ए एंटीजन तो बी, बी तो ए बी तो नहीं, ये याद रखना है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं, ए बी में। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं, ओ में। ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहां पे है ब्लड ग्रुप, डोनेट, रिसीव, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, इसके बारे में अब बात करेंगे हम लोग। तो ब्लड ग्रुप ए से ब्लड लेगा, ए बी से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा। ए बी जो है ये ब्लड किससे अब देने की बात हो रही है यहां पर, तो ए किसको ब्लड देगा, तो ए को देगा और ए बी को देगा, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ए किसको ब्लड देगा, ए को और ए बी को। बी किसको देगा, बी को और ए बी को। और ए बी किसको देगा, तो ए बी को। ए बी किसको ब्लड दे सकता है, ए बी को। और ओ सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से हम लोग जानते हैं। ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए बी सबसे ब्लड लेगा, इसलिए ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप के नाम से हम लोग जानते हैं।
किससे ब्लड लेगा? ए, तो ए से और ओ से। बी किससे? बी से और ओ से। ए बी किससे लेगा? तो ये सभी से लेगा, इसलिए यूनिवर्सल रिसीवर, और वो सबको देगा, इसलिए वो है यूनिवर्सल डोनर। क्लियर? अब लेकिन बातें यहां पे ये होती है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, निगेटिव ब्लड ग्रुप, ये क्या होते हैं, इसके बारे में जानना होगा। तो ये आरएच फैक्टर के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल एडस्टीनर और इनके मित्र वीनर दोनों मिलकर करते हैं, और 1940 ईस्वी में करते हैं, साउथ अफ्रीका में करते हैं, और इसकी खोज रीसस नाम के बंदर में की गई थी, इसलिए इसका नाम भी आरएच फैक्टर लिखा गया, ताकि जब जब आरएच पढ़ेंगे इस बंदर को याद रखेंगे। और ये भी स्पेशल प्रोटीन होते हैं, और 80% मनुष्यों में आरएच फैक्टर पाया जाता है। 80% मनुष्यों में आरएच फैक्टर पाया जाता है। अगर किसी ब्लड ग्रुप को देखेंगे तो या तो उसमें आरएच फैक्टर होगा या उसमें नहीं होगा। जब होगा तो उसे आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे, और जब नहीं होगा तो उसे आरएच निगेटिव कहेंगे। यानी पॉजिटिव निगेटिव ब्लड ग्रुप क्या है? तो ये आरएच के आधार पर है। अगर आरएच है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो देखिए यहां पे देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला पॉजिटिव, सेफ है। देने वाला निगेटिव, लेने वाला निगेटिव, सेफ है। देने वाला निगेटिव, लेने वाला पॉजिटिव, ये भी सेफ है। देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला निगेटिव, ये अनसेफ है। इस कंडीशन में ब्लड नहीं दे सकते। यानी आरएच के आधार पे कहेंगे तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और ओ निगेटिव सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। आरएच के आधार पर जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उस तरह से आप आंसर करेंगे। अगला हम लोग को पॉइंट ये देखना है कि आरएच फैक्टर फादर का और आरएच फैक्टर मदर का। तो आरएच फैक्टर अगर फादर का पॉजिटिव है, मदर का पॉजिटिव, सही है। निगेटिव निगेटिव सही है, निगेटिव पॉजिटिव सही है। लेकिन अगर बाप का आरएच पॉजिटिव है और माता का निगेटिव है तो यह बच्चा के लिए अनसेफ हो सकता है। पहला बच्चा के लिए नहीं होता, दूसरे के लिए थोड़ा ज्यादा, तीसरे के लिए और ज्यादा, चौथे की मौत तक हो सकती है। और इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस में होता क्या है? तो लड़का जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा और लड़की जो होगी वो निगेटिव ब्लड ग्रुप की होगी, और इस कंडीशन में बच्चे की मौत हो जाती है, तीसरे चौथे बच्चे की पहला सेफ रहता है। ऐसा न हो इसलिए मां को एक वैक्सीन लगाया जाता है जिसे एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। यह लगाना मां के लिए कंपलसरी होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं यहां पे बातें की गई है आइसोएगुलेटिन जीन। इसका मतलब यह होता है कि ये जीन जो होते हैं ये हर ब्लड ग्रुप में प्रभावी होते हैं, जिसके सहायता से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि मां का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ये होगा। जैसे देखिए यहां पे मां का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ओ है, तो मां का ब्लड ग्रुप ए है तो ए के लिए जीन क्या है? IA IO, और ओ के लिए क्या है? IO। ऐसे करके हम लोग यहां से पता लगा सकते हैं। यानी अगर हम लोग कह सकते हैं कि मां का ए है और पिता का ओ है तो बच्चा या तो ए ब्लड ग्रुप का होगा या तो ओ ब्लड ग्रुप का होगा। तो ये हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। यानी ब्लड ग्रुप से इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए कि अगर कोई भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्विक रिवीजन सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ और फिर एक दो प्रश्नों की गारंटी के साथ। चलिए आप लोग इतना देर तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना है।